रूप में दिखाया गया है, अर्थात बादल जो हैं वो बदलाव करेंगे। चलिए, यहाँ पर कविता को हमने कई काव्यांशों में बांटा है। पहला काव्यांश है, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख की दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दर विप्लव की प्लावित माया, या तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। अब देखिए, यहाँ पर दो तरीके से कविता आपको समझाऊंगी मैं। पहली तरीका, जो सामने लिखा हुआ है उनका अर्थ समझाऊंगी। दूसरा, इसके पीछे वो क्या आश्रय बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला कि बादल क्रांति का संगीत है, यानी कि बदलाव लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर शोषित वर्ग जो होता है, जिनको सताया जा रहा है, उनके ऊपर शोषण करने वाला वर्ग होता है पूंजीप्रति वर्ग, ठीक है। और जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है वो कौन होते हैं, श्रमिक या मजदूर वर्ग या निर्धन वर्ग, जो मेहनत करके अपनी कमाई करते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर इसी तरीके से देखेंगे, जब ये शोषित वर्ग बदलाव के लिए करता है। तो सबसे पहले हम बादलों के माध्यम से समझते हैं क्या कह रहे हैं। तिरती है समीर सागर पर, अब क्या कह रहे हैं, सागर के ऊपर जो है वो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा सी बहती है ना। तो वही चीज उन्होंने, अस्थिर सुख पर दुख की छाया। अब सागर देखो, इमेजिन करो, जो सागर है उसके ऊपर ठंडी हवा तैरती रहती है। अब कैसे इसको बताया गया, वो जो ठंडी हवा है वो अस्थिर है, अस्थिर रहती है क्योंकि वो बदलाव उसमें होता है, मौसम के हिसाब से वो बदलाव लेकर आता है। अब वो चीज़ ये यहाँ पर कह रहे हैं कि उसी तरीके से क्या होता है, मनुष्य के जीवन में भी जो है वो ठंडी हवा जो है वो सुख है, वो अस्थिर है, वो कभी भी चली जाएगी और उस पर हमेशा दुख का साया मंडराता रहता है। अब क्या होता है, सागर के ऊपर जो अस्थिर बादल हैं वो सुख का प्रतीक है, और जो हवा के, ठंडी हवा के झोंके से कभी भी उड़ सकते हैं। वही चीज़ उन्होंने बताया कि जो शोषित वर्ग होता है उनके जीवन में भी इस तरह सुख जो है वो अस्थिर होता है और हमेशा उनके जीवन में दुख का खतरा मंडराता ही रहता है। उनके जीवन में सुख भी आ जाए तो उन्हें लगता है कि अरे ये कितने दिन का है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में जो है वो एक दुख का डर समाया ही रहता है। समझ में आया, क्योंकि बादल जहाँ से उठ रहे हैं उन्होंने ये कविता वहाँ से शुरू करी है ना। बादल कहाँ से उठते हैं, सागर के ऊपर से उठते हैं, वाष्पीकरण होता है और बादल वहाँ से बनते हैं। तो वही चीज़ उन्होंने बताया कि सागर के ऊपर जब ये बादल बनते हैं तो ये अस्थिर होते हैं, क्योंकि ये सुख की तरह कभी भी उड़ सकते हैं, ठीक है। जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। अब यहाँ पर क्या कह रहे, पूरा जग जो कि दग्ध है, सभी का हृदय जल रहा है। क्यों, निर्दय विप्लव की प्लावित माया, क्योंकि बादल जो हैं वो अभी बारिश नहीं करते। अब देखिए, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु होती है, तो ग्रीष्म ऋतु में क्या है, पूरा संसार जलता है, सभी लोग गर्मी से परेशान हो जाते हैं। उसी तरह क्या है कि जब शोषित वर्ग पर अत्याचार किया जाता है तो उनका हृदय जल रहा होता है दुखों से, तकलीफों से, और उसी निर्दय विप्लव पर क्या करते हैं, ये प्लावित माया, यानी कि ये क्रांति के जो बादल हैं, जब लोग सभी संसार जल रहा होता है तो उस पर ये बादल जो हैं अपनी ठंडी छांव और बारिश लाकर उनको ठंडक पहुंचाते हैं। उसी तरीके से जिस तरीके से सभी लोग शोषित होते हैं, अत्याचार जिनके ऊपर हो रहा होता है, उन्हें किस चीज़ का इंतज़ार होता है, क्रांति का, बदलाव का। उसी तरीके से क्रांति का आह्वान जो है उनके जीवन में बदलाव की एक जो है ठंडी छांव लेकर आता है। यह तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, अब क्या बोल रहे हैं, रणतरी का मतलब क्या होता है। अब देखिए, सागर में क्या है, बीच में नाव तैरती है, ठीक है। अब वो क्या होती है, उन्होंने बताया कि ये जो नाव है ये हवा के फ्लो से जो लहरें उठती हैं उनसे उड़ती चढ़ती रहती है, ठीक है। कभी बहुत तेज चलेगी, कभी कम हो जाएगी, इस तरीके से होती है। तो वही चीज़ उन्होंने बोला कि तुम्हारे बादल जो है सागर के ऊपर जो तैर रहे हैं उन्हें नाव के रूप में बताया गया है कि ये जो नाव है, बादल रूपी जो नाव है, इसके अंदर बहुत सारी आकांक्षाएं भरी हैं। किनकी आकांक्षाएं, जिन्हें बादल के आने की उम्मीद है। उसी तरीके से जब क्रांति होती है
तो लोगों को बदलाव की आशंकाएं होती हैं, यानी कि उन्हें आशाएं होती हैं कि बादल आएंगे और बदलाव होगा। घन भेरी गर्ज से सजग सुप्त अंकुर, और जैसे ही जो है बादल बहुत तेज शोर करते हैं तो पृथ्वी के नीचे सोया हुआ अंकुर भी, जो कि गर्मी में नीचे कहीं दब गया था, वो भी सजग हो जाता है कि अब मुझे पानी मिलेगा। तो मतलब जो सोया हुआ कहीं ना कहीं अंकुर होता है वो भी जग जाता है। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से। अब क्या है, वो कहाँ होता है, सुप्त अंकुर कहाँ जागता है, पृथ्वी के हृदय में होता है, और उसके हृदय में आशाएं जगने लगती हैं नव जीवन की। किसकी, नए जीवन की, कि वो नया जीवन उसे प्राप्त होगा और वो सिर ऊंचा करके पृथ्वी के हृदय से बाहर आएगा। ताक रहे ये विप्लव के बादल। अब ये क्या है, ये विप्लव के बादलों को वो ताक रहा है। कौन, ये सुप्त अंकुर बादलों को जाग रहा है। अब यहाँ पर हमने आपको पूरी लाइन वाइज कविता समझा दी, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इसको फिर से बताती हूँ। क्या होता है, सागर के ऊपर जो बादल हैं वो ठंडी हवा के झोंके के साथ तैरते हैं, और ये अस्थिर होते हैं क्योंकि ये हवा के साथ इधर उधर जाते रहते हैं। पूरा संसार जो गर्मी से बहुत ही ज्यादा जल रहा होता है, उनके ऊपर ये अपनी माया को बरसाने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये बादल जो हैं वो नाव रूपी हैं, जिनके अंदर बहुत सारे लोगों की आशाएं भरी हैं, जिनमें क्या है, इनमें जो अंकुर यानी कि जो बीज है, जो पृथ्वी के हृदय में कहीं ना कहीं अंदर सोया हुआ था, वो इस गर्जन को सुनकर, बादलों के गर्जन को सुनकर उसके दिल में भी आशाएं जागती हैं कि वो भी अब जल्दी ही इस पृथ्वी के हृदय से बाहर आएगा और अपने सिर को उठाएगा, और इसी उम्मीद में वो बादलों को ताक रहा है। ठीक है, तो ये तो हमने बादल और जो प्रकृति चेंजेस हैं वो बता दिए। अब इसको अगर हम क्रांति में तब्दील करें तो क्या होगा। अब क्या होता है, चारों तरफ जो है अत्याचार व्याप्त है। पूंजीपति वर्ग द्वारा जो है वो श्रमिक वर्ग पर का शोषण किया जा रहा है। तो इन लोगों के जीवन में जो है ये जो क्या कहते हैं सुख भी आता है, तो ये बहुत अस्थिर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिल में एक दुख की छाया हमेशा विद्यमान रहती है, क्योंकि ये सुख उनके लिए क्षणिक होता है। अब जब ये क्रांति होती है, अब जैसे जब बहुत ज़्यादा लोग सता दिए जाते हैं, तो जाहिर सी बात है जो लोग सताए गए हैं वो ही लोग क्रांति का आह्वान करते हैं, बदलाव के लिए आंदोलन करते हैं। तो वही चीज़ क्या है, लोगों के हृदय जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखित हैं। ये दिया है ना, जग के दग्ध हृदय, अर्थात लोगों के हृदय बहुत ज़्यादा दुखित हैं। किससे, अत्याचार से। अब ये जब बदलाव की क्रांति चलेगी तो उनके जीवन में बदलाव आएगा। अब जब क्रांति की आवाज उठती है तो जो लोग चुपचाप, ये सुप्त अंकुर कौन है, जो लोग चुपचाप होकर अत्याचारों को सह रहे थे, उनके हृदय में भी बहुत सारी आशाएं जग जाती हैं कि अब ये क्रांति होगी तो हमारे जीवन में बदलाव होगा। अब उनकी सभी की आशाएं जग जाती हैं और वो इस क्रांति के तरफ जो है ताकते हैं अपने जीवन में बदलाव के लिए। ठीक है, अब इसका संदर्भ देखिए। संदर्भ पूरी कविता का एक रहेगा, प्रसंग हर जगह अलग रहेगा। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित प्रसिद्ध छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अत्यंत चर्चित कविता बादल राग से उद्धृत है। इनकी कविता ये बहुत बड़ी है, ये तो सिर्फ एक अंश आपकी पुस्तक में प्रस्तुत किया गया है। बादल राग निराला जी की लंबी कविताओं में से एक है, जिसका अंतिम एवं छठा खंड यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। तो मैंने बताया ना कि जो कविता है वो बहुत बड़ी है। यहाँ पे आपको उस बादल राग कविता का छठा और अंतिम खंड ही प्रस्तुत किया गया है। ये कविता मूल रूप से निराला जी के काव्य संग्रह अनामिका से संकलित एवं प्रकाशित है। तो जो इनकी काव्य संग्रह था ना अनामिका, उसमें से ये कविता ली गई है। अब प्रसंग देखिए क्या है। इस कविता का आरंभ समीर सागर पर तरती हुई अस्थिर यानी कि क्षणिक सुख और दुख की छाया की ओर संकेत से होता है। संसार का हृदय दुख से दग्ध है, यानी कि सभी लोग दुख से दुखित है, जला हुआ है, और उस पर निर्दय विप्लव की माया के समान है बादल। और बादल क्या करेंगे, वो बदलाव लेकर आएंगे। अब व्याख्या देखिए, जो भी हमने काव्यांश पढ़ा ना उसकी व्याख्या को ध्यान से देखिएगा। कवि कहता है कि बादल वायु रूपी सागर के ऊपर अस्थिर अर्थात क्षणिक सुख पर दुख की छाया के समान लहराते हुए मंडरा रहे हैं। ठीक है, दुख कैसा है, जिस तरीके से समीर यानी कि सागर के ऊपर जो है बादल मंडराते हैं।
कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि संसार का हृदय दुख के कारण जला हुआ है। बादल ऐसे दुख दग्ध संसार के वायुमंडल में मंडराते, उमड़ते घुमड़ते हुए निर्दयी माया के समान दिखाई देते हैं। कवि के अनुसार वे इस शोषित और दुखों से जले संसार को अपने जल प्रलय में डुबो देना चाहते हैं। यह वर्णय बिंबात्मक है, यानी कि हमारे सामने जो है एक सागर का बिंब प्रस्तुत किया गया है। तो जो बिंब प्रस्तुत किया जा रहा है वो कौन सा बिंब है? दृश्य बिंब है। ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ शब्दों के माध्यम से हमारे सामने एक दृश्य उकेरा जा रहा है जिसे हम देख पा रहे हैं। कवि का आशय यह है कि बादल दुख, अभाव एवं शोषण से ग्रस्त संसार के ऊपर बरसाकर शोषण के विरुद्ध क्रांति का उद्घोष करने वाले क्रांति दूत की भूमिका में है। ठीक है, तो बादल कौन है? वो क्रांति दूत, यानी कि जो क्रांति लेकर आ रहे हैं। कवि आगे कहता है, हे बादल, तुम्हारी यह रण नौका विभिन्न प्रकार की आकांक्षाओं से भरी हुई है। बादल क्या है? बहुत सारी उम्मीदों से भरे होते हैं, हम सभी की उम्मीदों से भरे होते हैं। तुम शोषण और दुख का नाश करने वाले वीर योद्धा के समान हो। तुम्हारे इस युद्धवाद्य के गर्जन से पृथ्वी के भीतर सोए हुए अंकुर अपनी निंदा तोड़कर जागने को तत्पर हो जाते। बादल गरजते हैं ना, उसी तरीके से क्या होता है, जब बदलाव होता है तो आंदोलन होते हैं, आंदोलन होते हैं तो जयकारे लगते हैं, बहुत सारे नारे लगते हैं, है ना। तो उससे आवाज होती है ना, तो उससे क्या होता है, जो लोगों कहीं ना कहीं उनको तकलीफ थी और अपने हृदय को उन्होंने सारी तकलीफों को दबा के रखा था, वो आंदोलन की आवाज सुनकर उनके अंदर आशाएं जागने लगती हैं कि नहीं, हमारे ऊपर जो दुख हो रहा था अब वो जल्दी ही समाप्त होगा। वे अंकुरित होकर धरती के गर्भ से बाहर आकर नवजीवन प्राप्त करने की आशा लिए हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्नत सिर होकर तुम्हारे जलवर्षण को प्राप्त करने की कामना कर रहे हैं। क्या जलवर्षण? यानी कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बारिश हो। बादल को विप्लव लाने वाला बताने के लिए पीछे कवि का एक अन्य उद्देश्य शोषण के विरुद्ध क्रांति के आह्वान से भी है। निराला जी क्रांतिकारी कवि हैं, उनके लिए संसार का दुख दग्ध होना व्यापक अर्थ रखता है। इसी कारण बादल यहाँ केवल जल बरसाने एवं प्राकृतिक तत्व नहीं है, बल्कि वे संसार में व्याप्त अमानुषीकृत, यानी कि ऐसे काम जो मानवों द्वारा नहीं किए जाते हैं लेकिन तब भी वो कर रहे हैं, एवं अत्याचार, अभाव और शोषण के विरुद्ध युद्ध करने वाले एवं प्रलयकाली स्वभाव से जड़ता को नष्ट कर नव जीवन की चेतना प्रसारित करने वाले क्रांतिकारी के रूप में उपस्थित है। तो बादल यहाँ क्या है? उस क्रांतिकारी के रूप में है जो क्रांति का आह्वान कर रहे हैं और बदलाव लेकर आएंगे। अब इनका काव्य सौंदर्य देखिए क्या है। भाषा संस्कृत में तत्सम शब्दावली से युक्त साहित्यिक हिंदी है। लघु पद योजना और प्रभावमयी भाषा का प्रयोग है। तो आप ज्यादातर यहाँ पर तत्सम शब्दावली देखेंगे। प्रतीक, बिंब तथा लाक्षणिकता का सुंदर प्रयोग मिलता है। बादल के गर्जन में ध्वनात्मक बिंब सामने आया है। तीर्थी है समीर सागर पर, सजग शुप्त में अनुप्रास अलंकार है और विप्लव के बादल में रूपक अलंकार है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरे काव्यांश पे। दूसरा काव्यांश क्या दिया गया है? फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वर्ज हुंकार, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विशत हत अचल शरीर, गर्जन स्पर्शी स्पर्धा वीर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि बार बार बादलों में क्या होता है? बार बार गर्जन होता है, फिर वर्षण होता है, यानी कि बहुत मूसलाधार बारिश होती है और इस मूसलाधार बारिश से सभी लोग अपने हृदय को थाम लेते हैं। एक तरफ तो अभी हम लोग क्या कह रहे थे कि थोड़ी सी बारिश हो, थोड़ा सा गर्मी से राहत मिले, लेकिन बहुत क्या हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। और इस बारिश जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, अभी देखिए यहाँ पर बादल सृजन का कार्य कर रहे थे, कहाँ पर एक नया पौधा उगने की बात कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो विप्लव लेकर आ रहे हैं, यानी कि क्रांति लेकर आ रहे हैं, ध्वंस करेंगे चीजों को। तो क्या कहते हैं? बार बार जो गर्जन होती है, फिर बार बार बर्जन, क्योंकि बादल बहुत तेज गरजते हैं। वर्षण होता है मूसलाधार, यानी कि बहुत ज्यादा तेज बारिश होती है। हृदय थाम लेता संसार, और सभी लोग जो है अपने हृदय को थाम लेते हैं कि इतनी बारिश होगी। तो जाहिर सी बात है, जब ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ आने का खतरा हो जाता है, तो इसीलिए सब डरने लगते हैं। तो हृदय थाम लेता संसार, यानी कि सभी डरने लगते हैं। सुन सुन घोर वज्र हुंकार, यानी कि बार बार बिजली की गरजने की जो आवाज होती है वो
सभी को डराने लगती है। अश्निपात से शापित उन्नत शत वीर। तो क्या कहते हैं, विध्वंस जब होता है, जब बहुत ज्यादा होता है, जब बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है तो बहुत सारी जो चीजें होती हैं वो छत विछत हो जाती है। तो अश्निपात यानी कि जब पूरी तरीके से बिजली चमकती है, अश्निपात यानी कि जब वो कहीं गिरती है तो चीजें वहां पर विध्वंस होती हैं। छत छत उन्नत शत शत वीर। और फिर क्या होता है, उससे बहुत सारा जो है विध्वंस होता है और फिर उससे क्या है, वो वीर निकलते हैं। कौन से वीर, अब देखिए, जब अब इसको प्राकृतिक रूप में समझिए, जब बादल गरजते हैं तो बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो वो कहीं ना कहीं गिरती है, जब गिरती है तो उस जगह तबाही होती है। तबाही जरूर होती है लेकिन वो जगह बहुत ऊर्जावान हो जाती है। फिर वो क्या होती है, वो एक मतलब कि हमारे अंदर ताकत भरती है। उस जिस जगह पर बिजली गिरी है वहां पे बहुत ऊर्जा होती है। तो वही चीज कहा कि जब क्रांति आती है और जब चारों तरफ तबाही मचाती है तो इस तबाही के बीच भी ऐसे बहुत से वीर उठकर खड़े होते हैं जो इस तबाही, जो इस क्रांति को आगे लेकर चलते हैं। छत छत विच्छत हद अचल शरीर। अब वो सारे जो लोग, अब जहां पर बिजली गिरी थी बहुत सारी जो है वो अचल होता है, तो वो चल तो सकता नहीं है, अब पृथ्वी चल नहीं सकती ना, अचल होती है। तो उसी तरीके से क्या होता है, बहुत सारे लोग जिनके अंदर जोश भर गया है इस अश्निपात की वजह से, वो क्या है, उनके शरीर जरूर छत विछत है, क्योंकि भाई क्रांति में भाग लेंगे तो थोड़ा सा चोट वोट तो लगेगी, लेकिन तब भी क्या है, वो अटल है। गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। और वो सभी क्या है, वो गगन से स्पर्धा लगा रहे हैं, वो इतने ज्यादा वीर हैं कि वो क्रांति को आगे लेकर चल रहे हैं। चलिए अब इसका प्रसंग देखिए। काव्यांश इन पंक्तियों में कवि निराला बादलों के हाहाकारी रूप का वर्णन करते हुए उनके क्रांतिकारी स्वरूप को स्पष्ट कर रहे हैं। अब व्याख्या देखिए क्या है। कवि कहता है कि बादल बार बार गर्जन कर रहे हैं, उनका वर्षण अर्थात बरसना मूसलाधार है, अर्थात बादल तेज गरज के साथ खूब बरस रहे हैं। उनके गर्जन की आवाज को सुनकर संसार अपना हृदय थाम लेता है। उनके गरजने की आवाज वज्र के समान है, यानी वज्र यानी आप जानते हैं ना, इंद्र के अस्त्र को वज्र कहते हैं। तो वज्र जब चलता है तो एक बिजली चमकती है, तो उसी के समान बताया गया है। उनके अंग प्रत्यंग में बिजलियां सोई हुई हैं, किसमें, बादलों के में। भले ही बिजली रूपी तलवारों के प्रहार से उनका शरीर छतविछत और विदीर्ण हो, अर्थात घायल होकर टुकड़ों टुकड़ों हो रहा है। कहने का तात्पर्य क्या है, जब बादलों के अंदर बिजली चमकती है तो बादलों को भी तो चोट लगती है ना, तो उसी तरीके से जो क्रांति करते हैं उनको भी चोट लगती है, लेकिन वे अदम्य योद्धा की भांति गरजते और हुंकार भरते हुए पृथ्वी पर अपना जल तीव्र वर्षा के रूप में बरसा रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी क्या है, वो माना कि छत विछत हो गए लेकिन तब भी वो वर्षण कर ही रहे हैं। अब आ जाते हैं काव्य सौंदर्य पे। संस्कृत नृत्य शब्दावली है तथा लघु पद योजना से भाषा के प्रभाव को बनाए रखा गया है। कविता में संवेदना प्रगतिवादी है किंतु शिल्प छायावादी है। प्रतीकों के प्रयोग से कविता प्रभावपूर्ण बन गई है। बादल का मानवीयकरण कर उसे क्रांति का प्रतिबिंब माना गया है। स्पर्धी स्पर्धा में अनुप्रास अलंकार तथा फिर और बार बार सुन सुन में एवं शत शत में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मनोहारी छटा विद्यमान है। ठीक है, अब आते हैं काव्यांश संख्या 3 पे। यहाँ क्या दिया गया है, हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते हैं। अट्टालिकाएं नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्ध प्रफुल्लत जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जब बादल आते हैं, बहुत मूसलाधार वर्षा होती है, तो ये ध्यान रखिए बड़े पेड़ों के गिरने की आशंकाएं बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन छोटे पौधे क्या होते हैं, उनके ऊपर बारिश होगी तो वो थोड़ा झुक जाएंगे लेकिन बाद में खड़े हो जाएंगे। तो ये चीज, छोटे पौधे कौन है, छोटे पौधे ध्यान रखना जो लोग शोषित हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और बड़े बड़े पेड़ कौन है, वो लोग जो अत्याचार कर रहे हैं। ठीक है, देखिए क्या है, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, यानी कि जब तुम्हारा बहुत तेज वर्षा होती है तो ये छोटे पौधे जो हैं वो बहुत हंस रहे हैं, खुश रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है पानी प्राप्त हो रहा है। यानी कि जो लोग शोषित हैं वो अब बहुत प्रफुल्लित हो रहे हैं कि ठीक है, अब माने देखिए उनके साथ क्या होगा, देखिए बड़े बड़े जो लोग पूंजीपति होते हैं, जब क्रांति आती है तो उनके पास बहुत कुछ है जो वो खो देंगे,
उनको उस चीज़ के खोने, उनकी धन संपत्ति, घर जायदाद सब कुछ खोने का डर होता है क्रांति के चक्कर में, ठीक है। लेकिन छोटे लोग जो होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, वो डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं, उनके पास तो कुछ है ही नहीं खोने का, इसलिए उन्हें ये लगता है कि माना कि बदलाव होगा, ठीक है। जब क्रांति आएगी तो बदलाव होगा, ये जाहिर सी बात है, लेकिन इस बदलाव में उनका ही फायदा होगा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए तो कुछ है ही नहीं कि हम कुछ खो देंगे, है कि नहीं। तो इसलिए वहां पर उनका सिर्फ फायदा ही होना है। अब वो क्या है, वो छोटे पौधे यानी कि छोटे लोग जो हैं वो इन लोग क्या कहते हैं, इनको जो है बार खुश हैं और हिल खिल कर हाथ बुला रहे हैं किनको, बादलों को, यानी कि शोषित लोग इस क्रांति को में सम्मिलित होकर उनको बुला रहे हैं। विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते, यानी कि जब भी क्रांति होती है तो बदलाव में सबसे ज्यादा फायदा किसको होता है, इन छोटे लोगों को, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूंजीपति लोग पर आ गए, कहते हैं ये अट्टालिकाएं नहीं रे, आतंक भवन सदा पंख पर ही होता है जल विप्लव पावन। तो क्या कहते हैं, जो बड़े पूंजीपति लोग हैं इनको ये नहीं बोला गया कि इनकी बड़ी बड़ी जो इमारतें हैं ये इमारतें नहीं हैं, ये आतंक भवन है। क्यों? क्योंकि इनमें ये अत्याचार करने वाले लोग रहते हैं। सदा पंख पीहुत, पंख मतलब कीचड़, जब पानी बरसता है तो सबसे ज्यादा जो चीजें बदलती हैं वो कहाँ बदलती हैं, कीचड़ में। तो वही जल सबसे ज्यादा बादल होकर जो बादल बरसते हैं तो कीचड़ पर ही इसका फर्क पड़ता है। शुद्ध प्रफुल्ल जलज से, यानी कि कमल ही जो है, कमल, अब पानी बरसेगा तो कीचड़ होगा और कीचड़ में ही कमल खिलता है। अर्थात जब क्रांति होती है तो ये बड़े लोग जो हैं वो डरते हैं, कांपते हैं अपने भवनों में बैठकर, लेकिन ये जो शुद्ध प्रफुल्लित जलद लोग हैं यानी कि जो छोटे लोग हैं, इन लोगों का फायदा होता है क्योंकि ये लोग शोषित हैं और पानी बरसता है, कीचड़ होता है तो उनमें से कमल उगाते हैं, यानी कि उन शोषित लोग भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। सदा छलकता नीर, रोग शोक में हंसता शैशव का सुकुमार शरीर, यानी कि छोटे लोग जो हैं जब इस तरीके से उनमें बदलाव आता है तो जो अभी तक जिनके बच्चे जो है बहुत ही ज़्यादा शोषित थे, बहुत ही तकलीफ में थे, अब क्या हुआ है, उनका शरीर जो है वो खुश है, वो प्रफुल्लित है, यानी कि उनके बच्चे भी खुश होकर, अब जैसे बारिश होती है तो देखिए ना, बड़े अमीरों घर के बच्चों को पानी में भीगते आप नहीं देखेंगे, ये छोटे छोटे बच्चे ही गरीबों के जो है वो पानी में कितना खेलते हैं, कीचड़ में कितना खेलते हैं। तो वही तरीका है कि जब क्रांति होती है तो ये बच्चे भी इसमें लेकर बहुत खुश होते हैं। अब प्रसंग देखिए इसका क्या है। निराला इन काव्य पंक्तियों में बादलों के बरसने से उत्पन्न वातावरण तथा उनके वर्षण के विभिन्न प्रभावों का प्राकृतिक एवं सामाजिक संदर्भ में चित्रण करते हैं, ठीक है। व्याख्या है, कवि ने बादल के बरसने से उत्पन्न हरियाली के कारण छोटे पौधे हंसते हुए से दिखाई दे रहे हैं। वे हंस हंस कर हिल कर अर्थात प्रसन्न मुद्रा में हाथ हिलाकर बादलों को बुला रहे हैं। वास्तव में वर्षा से उत्पन्न हरियाली फसलों में एवं पेड़ पौधों में जो नया जीवन एवं विकास दिखाई पड़ता है, कवि ने उनका चित्रण यहाँ किया है। एक दूसरा अर्थ ध्वनि यह है कि बादल क्रांति दूत की भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ कवि इन सामाजिक सत्य को भी रेखांकित करना नहीं भूलता है कि क्रांति का कारक एवं संवाहक हमेशा समाज का छोटा एवं वंचित वर्ग ही होता है, यानी कि क्रांति हमेशा कहाँ होती है, छोटे वर्ग में होती है, बड़े लोगों द्वारा क्रांति नहीं होती कभी भी, देखिएगा। और उसमें सर्वाधिक लाभान्वित भी यही वर्ग होता है। सबसे ज्यादा लाभान्वित कौन होता है, इनको फायदा भी इन्हीं वर्ग को होता है। छोटे पौधे तथा विप्लव या क्रांति के छोटे या निम्न वर्ग अधिक लाभ और विकास प्राप्त करता है। कभी आगे धनी वर्ग के ऊंचे घरों अर्थात अट्टालिकाओं का चित्रण करते हुए कहता है कि वास्तव में ये अट्टालिकाएं आतंक भवन है। आतंक भवन है क्यों? क्योंकि ये जो लोग शोषण करते हैं वो इन भवनों में रहते हैं। अट्टालिकाओं को आतंक भवन कहने में निहित अर्थ यह है कि इन ऊंचे भवनों का निर्माण निम्न वर्ग के शारीरिक एवं आर्थिक शोषण से पैदा हुई पूंजी से हुआ है, यानी कि छोटे वर्ग को जब सताया गया है तो उनसे जो पूंजी प्राप्त हुई है उसी से इन बड़े बड़े भवनों का निर्माण हुआ है। दूसरे इनमें रहने वाले धनी वर्ग समाज के दबे कुचले एवं अभावग्रस्त लोगों का बलपूर्वक शोषण करने लगते हैं। वह मानवता विहीन है, वह लोगों में अपने सामर्थ्य का भय या आतंक उत्पन्न करके केवल उनका शोषण करना ही अपना जीवन उद्देश्य समझता है। कवि आगे कहता है कि जल प्लावन हमेशा पंख पर ही होता है अर्थात कीचड़ पर, अर्थात क्रांति के शोषक वर्ग ही नष्ट होता है।
दूसरा भाव यह है कि वर्षा से कीचड़ धुल जाता है और परिणाम स्वरूप छोटे किंतु प्रसन्नता सूचक खिले हुए कमल विकसित एवं आह्लादित होते हैं। तो क्या होता है, जब पानी बरसता है तो कीचड़ में जो है जो गंदगी होती है वो धुल जाती है, लेकिन उस कीचड़ में ही कमल खिलता है, यानी कि जो लोग शोषित थे उन्हें फायदा होता है, वे वर्षा के जल के सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। ठीक उसी प्रकार क्रांति से शोषित एवं सर्वहारा वर्ग के अभावग्रस्त बच्चे विकास को प्राप्त करेंगे। ठीक है, कौन प्राप्त करेगा, जो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब ये क्रांति होगी तो उन्हें इस चीज का फायदा होगा, जो अभाव दुख एवं पीड़ा में सदैव हंसते रहते हैं। कवि यहाँ पंख तथा जलज कमल की तुलना शोषित वर्ग से करता है। चलिए, काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा संस्कृत निष्ठित तथा प्रभावमयी है। मुक्त छंद की कविता में प्रतीकों का सुंदर प्रयोग मिलता है, जैसे पंख शोषित वर्ग तथा अट्टालिकाएं सुविधा संपन्न वर्ग का प्रतीक है। सजीव तथा प्रभावी बिंबों के माध्यम से बादल की क्रांति का प्रतिनिधित्व बताया गया। तो प्रतीक के रूप में वो बहुत सारी चीजों को ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अट्टालिकाएं नहीं रहे आतंक भवन में अपुरोहित अलंकार विद्यमान है। बार बार सुन सुन हिल हिल खिलखिल में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक, चलिए अब हम आ जाते हैं चौथे और आखिरी काव्यांश में। क्या है, रुद्र कोश है शुद्ध तोष है, अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर काप रहे हैं। धनी वर्ग गर्जन के से बादल तस्त नयन मुख ढाप रहे हैं। जीर्ण वायु है शीर्ण शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर है। हे विप्लव के वीर, चूस लिया उसका सार, हाड़ मास ही है आधार है ये जीवन के पारा वार। तो अब क्या कहते हैं, ये जो बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं, इनके पास अच्छा पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर संतुष्टि नहीं है। तब भी इनके अंदर इस धन के खो जाने का एक डर हमेशा समाया रहता है। तो देखो ना, रुद्र कोश है शुद्ध तोष है, यानी कि बहुत सारा खजाना है, लेकिन शुद्ध तोष यानी कि तब भी असंतुष्टि है। अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक से कांप रहे हैं, और अपने ही घरों में रहकर, क्या है, अंगना अंग में लिपटे यानी कि अपने बड़े बड़े घरों में रहकर भी ये मारे डर के कांप रहे हैं, क्योंकि क्रांति आई है तो बदलाव होगा और सबसे ज्यादा नुकसान इनको होगा। तो इसलिए वो लोग क्या है, वो अपने घर में रहकर भी कांप रहे हैं। धनी वर्ग गर्जन से बादल, अब ये जो धनी वर्ग है ये बादलों के गरजने से जो है बहुत दुखित है, इनके नयन त्रस्त हैं और ये अपने मुख को ढांप रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये इसका मतलब क्या है, ये सभी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। जीर्ण बाहु और शीर्ण शरीर सॉरी, तुझे बुलाता कृषक अधीर। जो बादलों को कौन बुलाता है, सबसे ज्यादा बुलाता है किसान। तो क्या है, उसकी बाहें कमजोर हैं, शरीर बहुत ही ज्यादा जो है वो कमजोर है। तो उसकी कमजोर बाहें और शरीर वाला किसान जो है, हे बादल तुमको बुलाता है, हे विप्लव के वीर तुम्हें बुला रहा है। चूस लिया है उसका सार, हाड़ मास ही है आधार ए जीवन के पारावार। तो क्या कह रहे हैं कि इस पूंजीपति वर्ग ने उसका सारा सब कुछ चूस लिया है, यानी कि उसने मेहनत कर करके अपने शरीर को गंवा दिया है, और जो कुछ भी वो कमाता है वो सभी कुछ उन्होंने हथिया लिया है। ये जीवन के पारावार अर्थात बादल। ठीक है, अब इनका प्रसंग देखिए। कविता की इन पंक्तियों में कवि समाज के शोषक एवं शोषित वर्ग अर्थात प्रभुत्ता सुविधा संपन्न धनी वर्ग को सुविधा विहीन निर्धन वर्ग का चित्रण करता है। व्याख्या क्या है देखिए। कवि कहता है कि शोषक वर्ग ने शोषित वर्ग अर्थात गरीब एवं सुविधा से वंचित कठिन श्रम करने वाले अभावों से जीने वाले कृषक वर्ग का अत्यधिक शोषण किया है। उसके शोषण के फलस्वरूप किसानों एवं श्रम करने वाले शारीरिक मानसिक और एवं आर्थिक अवस्था विपन्न हो गई है। साथ ही बादलों के गर्जन एवं वर्षण से धनी एवं सुविधा भोगी वर्ग के मन में भय और किसानों के ई सुविधा से वंचित वर्ग मन में अधीरता और आशा का संचार है। इसका अत्यंत मार्मिक वर्णन कवि ने यहाँ उपस्थित किया है। तो देखा आपने किस तरीके से उन्होंने ये वर्णन यहाँ पर दिया है। भाषा संस्कृत निष्ठ तथा प्रभावपूर्ण है। प्राकृतिक प्रतीकों का प्रयोग किया गया है और बादल को वीर योद्धा बताया गया है। अंगना अंग और आतंक अंक में अनुप्रास अलंकार। 4 काव्यांश और कुछ संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न। सबसे पहले देखिए क्या है, काव्यांश आधारित प्रश्न दिए गए हैं जिनमें हमें सही विकल्प को चुनना है। पहला काव्यांश है, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख की दुख की छाया, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया।
यह तेरी रण तेरी भरी, आकांक्षाओं से घन भेरी, बगरजन से सहज सुप्त अंकुर, उर्मे पृथ्वी की आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर सिर, ताक रहे हैं ये विप्लव के बादल। अब क्या है कि बादलों से जो है वो बादल क्या करते हैं, वो धीरे धीरे आते हैं। तो उनको देखकर क्या कह रहे हैं, जैसे लग रहा है सुख के ऊपर दुख की छाया मंडरा रही है ना, अस्थिर सुख पर दुख की, क्योंकि सुख जो है वो क्षणिक बताया गया है और दुख कहते हैं कि वो ज्यादा दिन के लिए रहता है। वैसे तो दोनों का टाइम पीरियड देखा जाए तो लगभग एक सा ही रहता है, बस ये है कि सुख के समय जल्दी कट जाते हैं और दुख के समय कटने में हमारा थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए दुखों को ज्यादा लंबा बताया जाता है। तो सागर के ऊपर तैरते हुए बादल जो है उनको देखकर कवि को ऐसा लग रहा है कि अस्थिर सुख पर दुख की छाया जो है वो मंडरा रही है। इस पृथ्वी पर जो लोग बहुत ही दुखित हैं, द्रवित हैं, उनके लिए ये बादल कहीं ना कहीं अपने हृदय में रणभेरी बजा रहे हैं। रणभेरी का तात्पर्य क्या है, उनके हृदय में गर्जन होती है, तर्जन होती है। तो वो क्या कह रहे हैं कि वो गर्जन तर्जन जो है वो कहीं ना कहीं ये जो धरती पर लोग हैं जिनके हृदय पूरी तरीके से दुखित है क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके मन में कुछ आशाएं जागृत हो रही हैं। जैसे कि जब ये बादल गरजते हैं तो पृथ्वी के अंदर सोए हुए जो बीज भी होते हैं उनके अंदर भी आशाएं जागती हैं कि अब मेरे ऊपर पानी पड़ेगा और मेरा बीज के से जो अंकुर निकलेगा और वो बाहर की तरफ आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने दो तरीके से कविता को बताया है, एक तो बादल के आने के माध्यम से, दूसरा जो धरती पर लोग कहीं ना कहीं शोषण के शिकार हैं, कहीं ना कहीं उनको तकलीफ है, उनके दुखों को दूर करने के लिए एक क्रांति के रूप में भी दिखाया है। चलिए अब इस काव्यांश पर 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, काव्यांश के अनुसार मानव जीवन में सुख क्या है, अदृश्य, मायावी, अस्थिर या स्थिर? तो वो अस्थिर है। क्यों? क्योंकि वो जल्द ही चला जाता है। कवि ने बादल को कहाँ तैरते हुए चित्रित किया है, स्वच्छ आकाश में, हवा रूपी सागर में, अमरावती नगरी में या उपरोक्त सभी? तो कवि ने कहाँ उन्हें बताया है, वो बताया है हवा रूपी सागर में। कहाँ, जैसे सागर के ऊपर बादल तैरते हैं इसी तरीके से वो कहाँ, तो पूरा आकाश सागर है उसके ऊपर तैर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं, प्रलय की माया के रूप में किसी चित्रित किया गया है, बादल को, आशाओं को, शोषित को या सुन को? तो किसे कहा गया है, बादल को। संसार का हृदय कैसा हो गया है, सुख के कारण विशाल, दुख के कारण दग्ध, ईर्ष्या के कारण संकुचित या द्वेष के कारण आह्लादित? तो सही क्या है, वो है दुख के कारण दग्ध, क्योंकि उनको दुख तकलीफ इतनी है कि हृदय जो है वो जल रहा है, तकलीफों से भरा हुआ है। बादल को किसके प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है, निम्न वर्ग के, मध्यम वर्ग के, क्रांति वर्ग के या उच्च वर्ग के? तो यहाँ बादल को किसके रूप में प्रस्तुत किया गया है, क्रांति वर्ग के रूप में, यानी जो लोग क्रांति करते हैं उनके रूप में। याद रखिए ना, जैसे तकलीफ तो सबको होती है, बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन कुछ लोग चुपचाप होकर सह लेते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि तुरंत उसको रिवोल्ट कर देते हैं, यानी कि हम इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो वो क्या होता है, क्रांति। तो यहाँ बादल उस क्रांति वर्ग के लोगों का है जो अपनी शोषण के खिलाफ आवाज उठाते हैं, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन लोग। चलिए अब हम आगे दूसरी पंक्ति पर क्या दिया है, फिर बार बार गर्जन वर्षण है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार, सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अश्निपात से शपित उन्नत शतशत वीर, छत विछत हत अचल शरीर, गगन स्पर्शी स्पर्धाधीर। तो अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जब बहुत तेज बारिश शुरू होती है तो क्या होता है, बादल क्या होता है, सभी लोग जो है ना वो उस वर्षा से अपने दिलों को थाम लेते हैं। एक तो होती है धीमे धीमे वर्षा, एक बहुत तेज वर्षा होती है, तो उसमें सभी लोग घबरा जाते हैं। वही कह रहे हैं कि बार बार जो है वो गर्जन हो रही है, बादल गरज रहे हैं, बहुत तेज वर्षण हो रही है, यानी कि वर्षा हो रही है। इनको सुनकर, जिस तरीके से बिजली चमक रही है, वो हुंकार सुनकर लोग अपने दिलों को थाम ले रहे हैं। अश्निपात से शपित उन्नत शतशत वीर। अब क्या कह रहे हैं कि जब बिजली गिरती है तो क्या होता है, बिजली जब गिरती है तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करेगी, लेकिन उसके बाद वो जगह उपजाऊ बनती है। तो वही क्या कह रहे हैं कि अश्नि, जब ये बिजली गिरती है तो कहीं ना कहीं लोग डरे भी होते हैं कि कुछ डिस्ट्रॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद क्या होगा, उन्हीं अश्निपात से बहुत सारी उज्जवलता होगी। यानी कि जब क्रांति जब चलती है
जब क्रांति की आवाज उठती है तो उसकी हुंकार से भी बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय तो उसमें भी होता है क्रांति में, लेकिन ज्यादातर डिस्ट्रॉय किसमें होता है? जो अमीर लोग होते हैं, जो शोषण कर रहे होते हैं, उनका डिस्ट्रॉय होता है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या बताया है कि जब इस तरीके की क्रांति होती है तो उनको डिस्ट्रॉय होता है, और उसकी आवाज सुन के और भी बहुत सारे लोग हिम्मत करके इस क्रांति में शामिल होते हैं। छत विचत हत अचल शरीर, बहुत सारे जो है शरीर जो है वो चोट खाते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हम किसी के खिलाफ शोषण कर रहे हैं तो वो चुपचाप तो सहेगा नहीं, जाहिर सी बात है वो भी उसके लिए आघात करेगा। तो कुछ लोगों को चोट भी लगती है, बहुत तकलीफ भी होती है। गगन स्पर्धी स्पर्धा दी, तो यहाँ पर क्या है, जिस तरीके से गगन रूपी वीर जो है वो युद्ध को लड़ रहा है, बदलाव लेकर आ रहा है प्रगति में, उसी तरीके से जब क्रांति के लिए आते हैं तो बहुत सारे ऐसे वीर खड़े होते हैं जिनको तकलीफ होती है, लेकिन तब भी वो जो है आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। चलिए अब इस पर आ गए हम 5 प्रश्न पे। बादल किस प्रकार धरती पर बरस रहे हैं? बार बार गर्जन करके, मूसलाधार रूप में, पहला दूसरा दोनों सही है, शतविशत रूप में। तो सही क्या है? पहला दूसरा दोनों सही। तो यहाँ पर नंबर 3 पे लगाए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बादलों की गर्जना का संसार पर क्या प्रभाव पड़ता है? बादल जो तरह गरज रहे हैं इसका संसार पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? संसार में प्रसन्नता छा जाती है, संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है, संसार दुखों से मुक्त हो जाता है, संसार पर कोई प्रभाव नहीं। तो क्या होता है? संसार भयभीत होकर हृदय थाम लेता है, क्योंकि इतनी तेज जो है बिजली चमक रही है, इतनी तेज वर्षा हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि लोग डर जाते हैं। बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है? बिजली रूपी तलवारों से, वायु यानों के आवागमन से, उच्च वर्ग की महत्वाकांक्षाओं से, या निम्न वर्ग के संताप से। तो बादलों का शरीर किससे आहत हो रहा है? वो है बिजली रूपी तलवारों से। क्योंकि देखिए क्या है, बिजली कहां से चमकती है? बादलों से चमकती है। बादलों से निकलेगी तो भाई कहीं ना कहीं बादलों को चीरते हुए निकलती है कि नहीं निकलती? कभी कभी तो बादलों में ही फ्लोट कर जाती है, आप देखते होंगे। तो इससे बादलों का ही शरीर तो शतविशत होगा, है ना। फिर नेक्स्ट आते हैं, बादलों की गर्जना को किसके समान बताया गया है? वज्र के समान, दुख के समान, योद्धा के समान, या प्रलय के समान? तो किसके समान बताया गया है? वज्र के समान। वज्र आप सभी को पता है ना, भगवान इंद्र के अस्त्र को वज्र कहा जाता है। काव्यांश में बादल की किस विशेषता की ओर संकेत किया गया है? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। बादल आकाश को छूने वाले हैं, बिल्कुल सही है। आकाश से प्रतियोगिता करने वाले हैं, बाहर सी बात है आकाश से प्रतियोगिता कर रहे हैं क्योंकि वो आकाश में ऊपर की तरफ उठ रहे हैं। धीर वीर अपराजित योद्धा है, उपरोक्त सभी। तो हम यहाँ पर इन सभी से की विशेषता की ओर संकेत किया गया, तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। चलिए अब हम आ गए अपने तीसरे काव्यांश में। क्या दिया है? हंसते हैं छोटे पौधे लघु भार, शस्य अपार हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते, तुझे बुलाते विप्लव रव के छोटे ही शोभा पाते। अट्टालिका नहीं रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन, शुद्र प्रफुल्लित जलज से सदा छलकता नीर, रोग शोक में भी हंसता है शव शव का सुकुमार शरीर। तो अब क्या होता है कि बादलों को क्रांति अर्थात बदलाव का प्रतीक बताया गया है। ये चीज तो हमने समझ ली। और बदलाव भी तब कब चाहिए होता है? हमें बताओ, बदलाव कब चाहिए होता है? अब जैसे मान लीजिए मौसम बहुत अच्छा है, बहुत सुहावना मौसम है, तो क्या हमें उस मौसम में बदलाव चाहिए होगा? बिल्कुल नहीं चाहिए होगा। अगर मान लीजिए कि मौसम ऐसा है कि जो हमारे लिए आसानी है, जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है या बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, तो हम उस मौसम में बदलाव चाहते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से हम जब हम अपने जीवन में बदलाव कब जानते हैं? जब हम जीवन से दुखित होते हैं, हमारे ऊपर शोषण हो रहा होता है, हमारे ऊपर अत्याचार होता है, तो ऐसे जीवन में हम बदलाव चाहते हैं। तो अक्सर ये जो है ना, जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं, जो मजदूर वर्ग होते हैं, किसान वर्ग होते हैं, इन पर इनका ज्यादा शोषण होता है। तो वही चीज यहाँ पर इसमें बताया गया। क्या कह रहे हैं? जब क्रांति होती है तो छोटे पौधे ज्यादा हंसते हैं। छोटे पौधे अर्थात निम्न वर्ग। क्यों ऐसा होता है? देखिए, जब क्रांति या बदलाव हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि उन निम्न वर्ग में से ही कुछ लोग उठकर खड़े हुए हैं जो बदलाव के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अब बदलाव के लिए जब संघर्ष होगा तो छोटे वर्ग के पास खोने के लिए तो कुछ होता ही नहीं कि वो विचलित हो, परेशान हो। अब सबसे ज्यादा किसने इकट्ठा किया है? जो शोषक है, यानी कि जो शोषण कर रहा है, जो उच्च वर्ग है वो निम्न वर्ग पे शोषण कर रहा है, तो उसके पास है। तो इस क्रांति से सबसे ज्यादा डरता कौन है?
जो शोषक वर्ग होता है। लेकिन हंसता खिलखिलाता कौन है? वो निम्न वर्ग है, क्योंकि जानता है कि भाई क्रांति होगी, कुछ बदलाव होगा, तो हमारे पास खोने के लिए तो कुछ है नहीं जो खोएगा। जो कुछ होगा अच्छा होगा और हमारा ही अच्छा होगा, ठीक है ना। जो बदलाव होगा वो हमारे लिए अच्छा ही होगा। इसलिए क्या कहा है? हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार, यानी कि जो छोटे छोटे पौधे होते हैं वो हंसते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जो बदलाव होना है वो उनके लिए अच्छा होगा, और इसीलिए ये क्रांति के बादलों को बुलाते हैं, आओ बदलाव करो। अट्टालिका नहीं रे ये आतंक भवन। अब ये जो शोषक वर्ग है, इन्होंने अपने लोगों को लूट लूट के अत्याचार कर करके बड़े बड़े भवन बना लिए। तो अब ये क्या कह रहे हैं? ये बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं नहीं है, ये आतंक भवन है। क्यों? क्योंकि इनमें वही लोग रहते हैं जो दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं। अब क्या कह रहे हैं? सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लावन। अब वही चीज इन्होंने बताई, जब पानी बरसता है तो सबसे ज्यादा क्या होता है? कीचड़ ही होता है ना। तो यहाँ पर कीचड़ किसको? उन निम्न वर्गों को बोला कि हमेशा जो है फायदा किसको होता है? कीचड़ को होता है, यानी कि इन निम्न वर्ग को ही फायदा होता है। शुद्ध प्रफुल्लित जल से सदा छलकता नीर। क्यों? क्योंकि जब पानी बरसता है तो कीचड़ जो है और अच्छा हो जाता है, और इसमें खिल रहे कमल जो है वो ज्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं। अर्थात ये निम्न वर्ग में को फायदा होता है। कमल के प्रफुल्लित होने का तात्पर्य यहाँ पर है कि जब कभी भी वर्षण होता है, क्रांति होती है, बदलाव होता है, तो हमेशा निम्न वर्ग को इससे फायदा होता है। रोग शोक में ही हंसता शैशव का सुकुमार शरीर, यानी कि इन लोगों पर, निम्न वर्ग पर इतना शोषण किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन तब भी इनके जो दुबले पतले शरीर हैं, इनके जो बच्चे हैं, वो हमेशा हंसते खेलते रहेंगे। आप देखो ये चीज, जो छोटे वर्ग के जो बच्चे होते हैं वो कितने निश्चिंत होकर खेलते हैं। आप बड़े वर्ग लोगों को, उच्च वर्ग के लोगों को इतना निश्चिंत होकर खेलते हुए देखोगे? कभी कभी नहीं देखते, है ना। चलिए अब इस पर देखिए 5 प्रश्न हैं। काव्यांश में छोटे पौधे किन्हें कहा गया है? छोटे बच्चों को, निम्न वर्ग को, मध्यम वर्ग को या उच्च वर्ग? किनको बोला गया है? निम्न वर्ग को। नेक्स्ट आते हैं, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते, इस पंक्ति का क्या आश्रय है? सामाजिक क्रांति का निम्न वर्ग को ही लाभ होता है। बादलों में हुई वर्षा से छोटे पौधों को अधिक जल मिलता है। निम्न वर्ग क्रांति के प्रभाव से वंचित रहता है। सामाजिक क्रांति सभी वर्गों के लिए हितकर होती है। तो यहाँ पर विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते का सीधा सीधा तात्पर्य है कि सामाजिक क्रांति का निम्न वर्ग को ही लाभ मिलता है। अब क्या दिया है? जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है? आकाश पर, धरती पर, वायु पर या कीचड़ पर? जाहिर सी बात है, ज्यादा पानी अगर बरस रहा है तो वो किस पे बरसेगा? कीचड़ पे ही बरसता है, तो ये कीचड़ पर होता है। कवि के अनुसार आतंक भवन कौन है? शोषित वर्ग, शोषक वर्ग, मध्यम वर्ग या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर जो है शोषित वर्ग के निवास स्थान, ठीक है, शोषक वर्ग के निवास स्थान, या मध्यम वर्ग के निवास स्थान, या अब जो शोषण कर रहे हैं, जो शोषण कर रहे हैं वही तो शोषक वर्ग है ना, जो शोषक कर रहा है। और शोषित कौन होते हैं? जिनके ऊपर शोषण हो रहा है। तो यहाँ आतंक भवन कौन है? शोषक वर्ग के निवास। नंबर 5 है, काव्यांश में पंख किसका प्रतीक है? पंख का मतलब क्या होता है? पंख का मतलब होता है कीचड़। ये किसका प्रतीक है? गंदगी का, उच्च वर्ग का, पवित्रता का या शोषित वर्ग का? तो ये किसका प्रतीक है? शोषित वर्ग का, अर्थात जिनके ऊपर शोषण हो रहा है ना, उस पूरे वर्ग को इंडिकेट कर रहा है पंख अर्थात कीचड़। नेक्स्ट आते हैं अब आगे काव्यांश संख्या 4 पर। रुद्र कोश है, शुद्ध दोष है, अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पर कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। जीर्ण बाहु है, शीर्ण शरीर है, तुझे बुलाता कृषक अधीर है। ये विप्लव के वीर चूस लिया उनका सार, हाड़ मास ही है आधार, है जीवन के पारावार। तो अंतिम पंक्तियों में क्या कह रहे हैं? रुद्र कोश है, शुद्ध तोष है, यानी कि पूरा खजाना भरा हुआ है, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं अंदर विचलित है। अब विचलित क्यों है? क्योंकि अब क्रांति होगी, बदलाव होगा, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ लुट जाने का डर है। तो खजाने भरे हैं इसलिए वो बेचैन है। अंगना अंग में लिपटे भी आतंक अंक पे कांप रहे हैं, यानी कि क्या है? इनके बड़े बड़े घर हैं, इन बड़े बड़े घरों में भी ये वहां अंदर बैठे कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं, यानी कि ये जो धनी वर्ग हैं, ये जो क्रांति की आवाजें हैं, इस पे भी ये डरकर अपने मुख को ढांपे हुए हैं।
अब क्या कहते हैं, जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर। अब जो कृषक वर्ग है यानी किसान वर्ग है, उनकी शरीर जो है वो जीर्ण शीर्ण है, बाहुएं कमजोर है। अब ये बदलाव के बादलों को तुम्हें ये जो किसान है ये तुम्हें बुलाता है, क्योंकि इन सभी का सिर्फ हाड़ मास शेष है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पूंजीपति लोग हैं उन लोगों ने इनके पूरे शरीर को चूस लिया है, अर्थात इनकी पूरी मेहनत को वो लेकर चले जाते हैं, इनके पास कुछ बचता ही नहीं। ये चीज तो ए जीवन के पारावार अर्थात जीवन देने वाले बादलों तुम्हें ये कृष्ण वर्ग बुला रहा। चलिए देखते क्या है। रुद्र कोश है शुद्ध दोष, पंक्ति में शुद्ध का तात्पर्य है प्रसन्नता, निम्न, खिन्न या तृप्त। तो यहाँ पर क्या है, खिन्न से तात्पर्य है। बादलों की गर्जना का धनी वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? धनी वर्ग उत्साहित होता है, धनी वर्ग भयभीत होता है, धनी वर्ग आंदोलित होता है, धनी वर्ग सामान्य बना रहता है। तो बादलों के गर्जन से क्या होता है, धनी वर्ग भयभीत हो रहा है, उन्हें डर लग रहा है कि अरे कहीं हमने जो इतना धन संपत्ति इकट्ठा करी है ये कहीं ना कहीं चली ना जाए, है ना। कृषि ने कृषक वर्ग की क्या स्थिति बताई है? उनका शरीर जर्जर हो गया है, उनके शरीर में हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया है, वे व्याकुलता से बादल की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हैं, तुम क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कृषक वर्ग की स्थिति के लिए किसे जिम्मेवार ठहराया गया है? कौन है कृषक वर्ग की जो ये स्थिति बनी हुई है, इतना जीर्णशीर्ण शरीर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? शोषक वर्ग, मध्यम वर्ग, स्वयं कृषक वर्ग या प्राकृतिक प्रकोप? तो यहाँ पर क्या है, शोषक वर्ग है। मुख ढांपना किस प्रवृत्ति का घोतक है? मुख को छिपाना, भयभीत मानसिकता, शुद्ध मानसिकता, स्वच्छ मानसिकता, रूढ़िवादी मानसिकता। तो यहाँ मुख ढांपना भयभीत होने वाली मानसिकता की ओर संकेत करता है। चलिए अब हम आ गए हैं अपने संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्नों पे, यानी कि अब हम पूरे पाठ को देखेंगे। क्या है, सजग सुप्त में कौन सा अलंकार है? जाहिर सी बात है सा है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट आते हैं, गगन स्पर्धा धीर किन्हें कहा गया है? कौन है भाई, शोषित वर्ग, पूंजीपति लोगों को, निम्न वर्ग के लोगों को, या इनमें से? तो गगन स्पर्धा धीर ये किन्हें कहा गया है, पूंजीपति लोगों। रोग शोक में भी हंसता है से क्या तात्पर्य है? निम्न वर्ग कष्ट में भी मुस्कुराता है, पूंजीपति वर्ग कष्ट में भी मुस्कुराता है, पूंजीपति वर्ग रोग में भी मुस्कुराता है, ये निम्न वर्ग सुखी होने पर भी मुस्कुराता है। तो सही क्या है, निम्न वर्ग कष्ट में भी मुस्कुराता है। रोग शोक मतलब यानी कि जब आपको दुख हो, रोग मतलब तकलीफ हो, तब भी हंसता है मतलब मुस्कुराता है। तो निम्न वर्ग क्या है, उसके पास तकलीफ भी रहती है लेकिन तब भी वो मुस्कुराता रहता है। रुद्र कोश से क्या तात्पर्य है? पूंजीपतियों ने गरीबों के घर पर कब्जा कर रखा है, पूंजीपतियों ने गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रखा है, पूंजीपतियों ने गरीबों की आर्थिक साधनों व धन पर कब्जा कर रखा है, उपरोक्त सभी। तो यानी कि रुद्र कोश यानी कि उन्होंने जो पैसा इकट्ठा किया है, ये क्या किया है, गरीबों के आर्थिक साधनों पर कब्जा करके ही किया है ना। सही क्या है, ये पूंजीपतियों के ये आर्थिक साधनों व धन पर कब्जा कर रखा है। बादल राग कविता में त्रस्त नयन का क्या अर्थ है? आंखों की परेशानी, आंखों की व्याकुलता, आंखों की शांति, आंखों में गुस्सा। तो यहाँ बादल राग कविता में त्रस्त नयन का तात्पर्य है आंखों की व्याकुलता। कवि के अनुसार दुनिया में कौन सी चीज अस्थाई है? कौन सी चीज जो है वो अस्थाई कभी नहीं रहती। जीवन में सुख अस्थाई है, जीवन में प्रेम अस्थाई है, जीवन में शांति अस्थाई है, जीवन में धन अस्थाई है। तो क्या होता है, जीवन में जो है वो सुख अस्थाई है। सबसे स्टार्टिंग ही इन पंक्तियों से हुआ है ना। पूंजीपतियों को किस बात का भय, किस चीज का भय उन्हें सता रहा है? अपने खिलाफ होने वाली किसी बात का, अपने खिलाफ होने वाली किसी क्रांति का, अपने खिलाफ होने वाली किसी दुर्घटना का, अपने खिलाफ होने वाली किसी सोच का। तो उन्हें डर किस बात का है? अपने खिलाफ होने वाली क्रांति। क्रांति में शोषित व दलित वर्ग को क्या लाभ मिलता है? उनके अधिकार उन्हें मिलते हैं, उनका शोषण समाप्त होता है, उनका जीवन सरल हो जाता है, उपरोक्त सभी। तो जाहिर सी बात है क्रांति होगा, बदलाव होगा, तो शोषित और दलित वर्ग को ये सारे ही फायदे मिलते हैं। तो क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड कब चूर चूर हो जाता है? शोषित वर्ग जब काम करना बंद कर देते हैं,
शोषित वर्ग जब अत्यधिक कमजोर हो जाते हैं, शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं, शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाना बंद कर देते हैं। तो इनका घमंड कब चूर होता है? जब शोषित वर्ग जिसके ऊपर वो लोग शोषण कर रहे हैं वो आवाज उठाना शुरू कर देते हैं। बादल राग के कवि कौन है? अब आपको पता है इस कविता के कवि कौन है, तो हमने पढ़ा हुआ है। हर कविता के कवि आपको पता होना चाहिए। तो इस कविता के कवि कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर लगाएंगे नंबर, जो कि है हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। यहाँ पर हमारे पास में पहला प्रश्न आ रहा है, क्या दिया गया है? तुझे बुलाता कृषक अधीर से कवि क्या कहना चाहता है? अब देखिए, बादलों का सबसे ज्यादा इंतजार किसको रहता है? कृषक अर्थात किसान। क्यों? क्योंकि वो उसकी जो खेती है, उसकी जो रोजी रोटी है, सब कुछ जो है वो इन बादलों पर डिपेंड है। बादल आएंगे, बारिश होगी तो क्या कहते हैं, नमी होती है, फिर वो बीज को बोता है, फिर इनकी सिंचाई के लिए भी वो बादलों का ही इंतजार करता है। तो बादल जो कृषक जो है वो बहुत परेशान था, अभी तक बादल नहीं आए हैं, उसे खेती करनी है, इसलिए वो बहुत अधीरता के साथ इन बादलों को बुला रहा है ना। देखिए कैसे लिखेंगे इसको। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहता है कि शोषण के कारण किसान की भुजाएं बलहीन हो गई। अब शोषण कैसे होता है? किसान देखिए बादलों को तो बुला रहा है, लिटरली बादलों को क्यों बुला रहा है? क्योंकि उसे बारिश चाहिए, लेकिन बादलों को इन्होंने क्रांतिकारी भी बताया है, यानी कि क्रांति का स्वरूप भी बदलाया। अब जब किसान के ऊपर शोषण हो या मजदूर के ऊपर शोषण हो तो वो हमेशा क्रांति का आह्वान करता है, यानी कि बदलाव चाहता है, वो इस शोषण से मुक्ति चाहता है, तो वो उस क्रांति को करने वाले क्रांतिकारी को बुलाता है, यानी कि बादल। उसका शरीर कमजोर हो गया क्योंकि शोषण के कारण उसका शरीर कमजोर है, वह बेचैन होकर तुझे बुला रहा है। कहने का अभिप्राय यह है कि शोषित वर्ग शोषण के कारण अत्यधिक कमजोर हो गया है और वह शोषण को खत्म करने के लिए बेचैन हो रहा है, यानी कि इतना ज्यादा अत्याचार हो चुका है कि अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब उसको खत्म करना चाहता है। शोषकों ने शोषित वर्ग की जीवन शक्ति छीन ली है। छीन ली के मतलब क्या है? अब किसी का अत्याचार होगा, अब जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो उसके भी बर्दाश्त करने की अपनी एक लिमिट है, बर्दाश्त भी वो किसी एक लिमिट तक करेगा, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, तो वो उसकी लिमिटेशन अब खत्म हो गई। इसीलिए वो क्या चाह रहा है? क्रांति हो, बदलाव हो, अर्थात उसका रक्त रूपी सार तत्व चूस लिया गया। अब वह केवल हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया। कवि बादल अर्थात क्रांतिकारी से कहता है कि तुम बरसकर किसान की गरीबी दूर करो, अर्थात क्रांति करके शोषण को समाप्त करो। तो यहाँ पर दोनों ही माध्यम से हम चीजों को बताएंगे। पहली चीज बादल के माध्यम से कि किसान जो है वो बादलों को क्यों बुला रहा है, दूसरा अगर क्रांति के माध्यम से बादलों को बुलाया जा रहा है तो उस किसान की हालत कितनी जर्जर है जो अब वो उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है शोषण, और वो अब क्रांति का आह्वान कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विप्लव रव में छोटे ही शोभा पाते से क्या अभिप्राय है? जब क्रांति होती है तो सबसे ज्यादा जो फायदा होता है, सबसे ज्यादा जिसको लाभ पहुंचता है वो छोटे या निम्न वर्ग होते हैं जिनका अभी तक शोषण हो रहा था, ठीक है, और पूंजीपति जो लोग शोषण कर रहे थे उनको नुकसान होता है ना। क्रांति में बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। इसके विपरीत पर्वतों के खंडित होने पर छोटे पौधे हंसते हैं। कहने का मतलब क्या है? जब बड़े शोषण लोगों को जो है ना, जब इन बड़े बड़े लोगों को नुकसान पहुंचता है तो क्या होता है? जो छोटे लोग हैं वो प्रसन्नता देखते हैं कि हाँ अब ये लोग हमारे ऊपर अत्याचार नहीं कर पाए, वे इससे अपार हरियाली प्राप्त करते हो, प्रसन्न होकर हाथ हिलाकर तुझे अर्थात बादल को बुलाते हैं। अब जैसे कहीं बिजली गिरती है, कुछ होता है तो पर्वत खंडित होता है, जहां बिजली गिरी वहां पर्वत खंडित हुआ, पत्थर हुआ, जो भी है वो खंडित होता है, टूट जाता है। अब जब वो टूटता है तो क्या होता है? वहां की जो जमीन होती है वो बहुत उपजाऊ हो जाती है, फिर उसके बाद वहां पे हरियाली भी बहुत अच्छी होती है। तो इसीलिए जो है जहां कहीं पर भी हरियाली नहीं होती वहां के लोग, वहां की जमीन जो है इन बादलों को बुलाती है कि तुम आओ, ठीक है, ताकि यहाँ पर हरियाली हो सके। विनाश के शोर में सदा छोटे प्राणियों को ही लाभ मिलता है। समझ में आया क्या? जैसे मैंने बताया कि शोषण हो रहा है तो शोषण होने
जो कर रहे हैं उनको हटाने के लिए क्रांति होती है, और क्रांति के कारण फायदा किसको होगा? उन्हीं निम्न वर्ग को जिनका शोषण किया जा रहा था। क्रांति से शोषित व दलित वर्ग को लाभ मिलता है, अर्थात शोषित वर्ग जब शोषण के विरुद्ध आवाज उठाते हैं तो बड़े से बड़े पूंजीपतियों का घमंड चूर चूर हो जाता। प्रश्न संख्या 3 है, अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, शत विछत हत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर का आश्रय क्या है? अब ये पूरी की पूरी 2 पंक्तियां आपके सामने रखी गई। अब इन 2 पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है? देखिए क्या, आकाश की ऊंचाइयों को छूने की इच्छा रखने वाले ऊंचे ऊंचे पर्वत भी बिजली गिरने से उस समय खंडित अथवा नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं ना। अश्निपात से शापित उन्नत शत शत वीर, कहने का तात्पर्य क्या है कि जब बिजली गिरती है तो चाहे जितना भी मजबूत से मजबूत पत्थर क्यों ना हो वो खंडित होता है। उसी तरीके से क्या होता है, युद्ध भूमि में हथियारों के प्रहार से बड़े बड़े वीर मृत्यु को भी प्राप्त हो जाती है। कहने का अभिप्राय है कि क्रांति से बड़े बड़े लोग या पूंजीपति ही प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार बिजली से बड़े बड़े पर्वत खंडित होते हैं, युद्ध भूमि में बड़े बड़े वीर महायोद्धा जो है हथियारों से जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उसी तरीके से जब शोषण के विरुद्ध ये क्रांति होती है तो ये जो बड़े बड़े पूंजीपति हैं जो शोषण कर रहे थे ये भी एक समाप्त हो जाते। बादल व क्रांति से लोगों को क्या उम्मीद है? अब क्या है, अब बादल जो है, सबसे पहले समझिए अगर बादल से क्या उम्मीद रखी जा सकती है। बादल क्या है कि सबको ठंडक पहुंचाता है, चाहे पेड़ पौधे प्राणी सभी को ठंडक पहुंचाएगा। और क्रांति से क्या होता है, जितना भी शोषण हो रहा था वो शोषण समाप्त हो जाएगा। क्रांति से दोनों ही तरीके, मतलब बादल से क्या उम्मीद है और क्रांति से क्या उम्मीद है, मैंने दोनों चीजें आपको बताई। संसार का हृदय शोषण रूपी अग्नि से जला हुआ है और बादल दुख व शोषण से ग्रस्त संसार पर जल बरसाकर शोषण के खिलाफ लोगों के मन में दबे क्रांति के बीज को अंकुरित करता है। अब जब ये बादल क्या है, जिस बादल बरसते हैं तो क्या होता है, जमीन के अंदर जो बीज छिपे हुए थे वो कहीं ना कहीं अंकुरित होकर बाहर आते हैं, पेड़ निकल आता है, पौधा निकल आता है, ठीक है। उसी तरीके से जब क्रांति की आवाज उठती है तो जो लोग अभी तक शोषण के कारण चुप थे उनका आक्रोश भी बाहर आने लगता है। जिस प्रकार लोगों को उम्मीद होती है कि बादल जल बरसाकर गर्मी से राहत देगा, उसी प्रकार लोगों को क्रांति से उम्मीद है कि उन्हें शोषण से मुक्ति मिलेगी। समझ में आया? गर्मी से मुक्ति दिलाता है बादल और शोषण से मुक्ति क्या दिलाएगी, बादल रूपी क्रांति, क्योंकि चारों तरफ जो है वो कहीं ना कहीं शोषण और अत्याचार हो रहा है। प्रश्न संख्या 5, बादल राग कविता में कवि ने किसे अस्थायी कहा? सुख और दुख, ठीक है, ये दोनों ही अस्थायी, कोई भी चीज स्थायी नहीं रह सकती। सुख है वो भी कुछ समय के लिए चला जाएगा, दुख आएगा, दुख भी अस्थायी है वो भी चला जाएगा, है ना। मानव जीवन में सुख व दुख हवा के समान चंचल है अथवा अस्थायी, क्योंकि मानव जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते और सुखों पर सदैव दुख रूपी बादल मंडराते रहते। अमीर व समृद्ध व्यक्तियों के पास सुख के हर साधन मौजूद होते हैं, होता है कि नहीं? अमीर जो लोग होते हैं उनके पास सुख संपन्नता के हर साधन, क्योंकि वो शोषण करके गरीबों को से इतना ज्यादा उनका शोषण करके उनसे सारी चीजें लाभ प्राप्त कर चुके थे, तो उनके पास इतना धन हो जाता है कि वो सुख सुविधा की हर एक चीज अपने पास मौजूद कर लेते, जिन्हें उन्होंने गरीबों का शोषण करके प्राप्त किया होता है। उन्हें उन साधनों के छिन जाने का डर सदा बना रहता है, ठीक है, ये तो रहता है भाई, सही, ठीक है। उन्हें हमेशा भाई सारी चीजें हैं, उन्हें लग रहा है कि अगर मान लीजिए ये गरीब जाग गया जिसका हम शोषण कर रहे हैं तो वो विद्रोह करेगा और हमने जितना भी चीजें इकट्ठा करी है वो हमसे छीन लेगा। इसी वजह से कवि ने अमीरों को सुख को अस्थायी कहा। अमीरों का सुख क्या है, अस्थायी। वैसे तो मानव जीवन में कोई सभी चीजें अस्थायी हैं, सुख भी और दुख भी, सभी चीजें अस्थायी होती। प्रश्न संख्या 6 है, बादल राग जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, स्पष्ट कीजिए। अब ये जो बादल राग कविता है इसमें क्या पूछा गया है कि ये जीवन निर्माण के नए राग का सूचक है, यानी कि जीवन जैसा भी है। अब मान लीजिए अगर बादल के माध्यम से देखा जाए तो सभी लोग गर्मी से परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, ठीक है। बादल बरसते हैं तो
प्रकृति में बदलाव होता है, जीवन में खुशहाली आती है। अब मान लीजिएगा चारों तरफ शोषण है और बादल रूपी क्रांति होती है तो भी क्या होता है, वो सारा शोषण समाप्त होता है। तो एक तरीके से नया जीवन जो है वो प्राप्त होता है, ये बताया गया है इस कविता में। अब इसको लिखेंगे कैसे। बादल राग कविता में कवि ने लघु मानव की खुशहाली का राग गाया है। लघु मानव यानी कि जो छोटे लोग हैं, जैसे श्रमिक लोग हैं, मजदूर लोग हैं, ये लघु वर्ग। वह आम आदमी के लिए बादल का आह्वान क्रांति के रूप में करता है। क्या करता है, आम आदमी के लिए बादलों का आह्वान कर रहा है। किस लिए, क्रांति के रूप में, क्योंकि ये जो छोटे लोग हैं ये बहुत ज्यादा शोषित हो चुके हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ में। किसानों व मजदूरों की आकांक्षाएं बादल को नव निर्माण के राग के रूप में पुकार रही है, मतलब कुछ नया करो। क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। बादलों के अंग अंग में बिजलियां सोई हैं। वज्रपात से शरीर आहत होने पर भी वे हिम्मत नहीं हारते। क्या होता है कि उनके पास जितना शोषण कर लो वो तब भी क्या करते हैं, हिम्मत बनाए रखते हैं, क्रांति करते हैं। उसकी इनकी क्रांति को दबाने के लिए भी उनके ऊपर बहुत कोशिश की जाती है, लेकिन तब भी वो हिम्मत नहीं हारते, उस क्रांति को आगे बढ़ाने के लिए लगे ही रहते हैं। गर्मी में हर तरफ सब कुछ रूखा सूखा और मुरझाया सा होता है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा में सिर ऊंचा करके बादल की ओर देख रहे हैं। जो बीज भी जमीन के अंदर है उसको भी आशा ये चीज की बादल बरसेगा तो मेरे अंदर से अंकुर फूटेगा, है ना। क्रांति जो हरियाली लाएगी उससे सबसे अधिक उत्फुल्ल नए पौधे और छोटे लोग ही। तो समझ में आया, बादल हो तो भी वो नया जीवन या नया निर्माण करेंगे, क्रांति होगी तो भी जो लघु लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनके जीवन में बदलाव आएगा। प्रश्न संख्या 7 है, बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर किसे कहा गया है और क्यों। ये किसे कहा गया है, ये बादलों को कहा गया है, क्योंकि बादल ही वो हैं जो बदलाव लेकर आए, है ना। बादल राग कविता में ए विप्लव के वीर बादल को कहा गया है। किसको कहा गया है, बादलों को कहा गया। बादल घंघोर वर्षा करता है तथा बिजलियां गिराता है, इससे सारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। बादल क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। क्रांति आने से बुराई रूपी कीचड़ समाप्त हो जाता है तथा आम व्यक्ति को जीने योग्य स्थिति मिलती है। ठीक है, तो क्या होता है, क्रांति का है जो बुराई, अब जैसे मान लीजिए कहीं पानी थोड़ा सा ठहराव है तो वो कीचड़ हो जाता है, बदबू हो जाता है, लेकिन जब पानी बहुत ज्यादा बरसेगा तो क्या होगा, वो कीचड़ साफ हो जाएगा, बह जाए। तो वो क्या होता है, बदलाव लेकर आता है। बादल राग शीर्षक की सार्थकता सिद्ध कीजिए। अब इस कविता का नाम जो बादल राग रखा गया है, अब ये सही है इसका शीर्षक, ये आपको सिद्ध करना, क्योंकि यहाँ बादलों के माध्यम से बदलाव की बात करी जा रही है। किसके माध्यम से करी जा रही है, बादलों। बादल जब आते हैं तो वो प्रकृति में बदलाव लाते हैं, मानवों को गर्मी से निजात दिलाते हैं। उसी तरीके से जब बहुत ज्यादा शोषण बढ़ जाता है तो अगर क्रांति होती है तो भी ये लोगों को शोषण अत्याचार से ये निजात दिलाते हैं, है ना। तो इसलिए अगर इस कविता को, क्रांति को बादल के माध्यम से देखा जाए तो उन्होंने दोनों तरीके से सही बात करी, है ना। तो इसलिए इसका नाम बादल राग जो रखा गया है वो अपने आप में बिल्कुल सही। बादल राग क्रांति की आवाज का परिचायक है। यह कविता जन क्रांति की प्रेरणा देती है। कविता में बादलों के आने से नए पौधे हर्षित होते हैं, उसी प्रकार क्रांति होने से आम आदमी को विकास के नए अवसर मिलते हैं। कवि बादलों का बारिश करना या क्रांति करने के लिए कहता है। यह शीर्षक उद्देश्य के अनुरूप है, अतः यह शीर्षक सर्वथा उचित है। तो जिस उद्देश्य से ये कविता लिखी जा रही है बिल्कुल ये सटीक बैठता है, वो बादलों के माध्यम से ही बात करने को कही जा रही है। इस कविता का जो शीर्षक रखा गया बादल राग, वो अपने आप में बिल्कुल सही। कवि बादलों को किस रूप में देखता है। कालिदास ने मेघदूत काव्य में मेघों को दूत के रूप में देखा है। आप अपना कोई काल्पनिक बिंब दीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या चीजें हैं। पहली चीज है, कवि बादलों को किस रूप में देखता है, कवि बादलों को क्रांति यानी कि उन क्रांतिकारियों के रूप में देखता है जो समाज में हो रहे अत्याचारों और शोषण के रूप में ऐसे
शोषण से लोगों को छुटकारा दिलाता है। ठीक है, अब आप कालिदास ने मेघदूत जो उनका महाकाव्य था उसमें बादलों को एक दूत यानी कि मैसेंजर के रूप में बताया था। अब आपकी कल्पना पूछी जा रही है कि आप बादलों को किस रूप में देखो। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये तो आप सभी लोग अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं। आप बादलों को किस रूप में देखते हैं? देखिए क्या है, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग कविता के अंतर्गत बादलों को क्रांति के प्रतिनिधित्व के रूप में देखा है। प्रतिनिधि के रूप में यानी कि जो लोग क्रांति करते हैं, यानी कि क्रांतिकारी के रूप में देखा है। बादल नवजीवन के प्रतीक हैं। बादल ग्रीष्म के भीषण ताप जैसी निरंकुशता को समाप्त कर धरती के नीचे सोए अंकुर के मन में आकांक्षाओं को गति प्रदान करता है। बादल का यह रूप परंपरागत काव्य प्रवृत्ति से पूर्णतः अलग है। परंपरागत रूप में बादलों को जो है सुहावना बताया जाता है, सब कुछ बताया जाता है, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने इसे बिल्कुल अलग रूप दिया है। ठीक है, बादल राग कविता में निराला ने विविध बिंबों तथा प्रतीकों के माध्यम से बादल को क्रांतिकारी स्वरूप का वर्णन किया। कालिदास का बादल प्रेमी प्रेमिका के महत्वपूर्ण संदेशवाहक। संस्कृत काव्यों का परंपरागत साहित्य बादल प्रायः इसी रूप में आए। निराला ने बादल को किसान का हितैषी माना है जो अपनी बूंदे किसानों को देकर खाद्यान्न उपजाने में मदद करता है। इस प्रकार बादल भी एक श्रमजीवी। तो हमने अपना स्वरूप क्या बता दिया, बादल को एक श्रमजीवी के रूप में बता दिया, क्योंकि ये हमने बताया कि वो क्या बता रहे हैं कि बादलों को का जो खाद्यान्न है उनको नमी देता है, तो वो भी क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं। बादल भी क्या कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, वो भी अन्न उपजाने में मदद कर रहे हैं, इसलिए वो क्या है, वो एक श्रमजीवी के रूप में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुरक्षित तथा संपन्न वर्ग शोषित वर्ग के विप्लव की संभावना से भयभीत क्यों रहता है। अब देखिए, जो संपन्न वर्ग रहता है, जिसके पास धन दौलत सुख सुविधाएं सब कुछ, उसके बावजूद भी वो डरा रहता है। डरा क्यों रहता है, क्योंकि निम्न वर्ग को शोषण कर कर उसने ये सारी चीजें एकत्र करी। उसको ये डर लगता है कि अगर ये निम्न वर्ग जाग गया, इसने अगर क्रांति कर दी, तो हमारी ये सारी सुख संपन्नता क्या होगी, हमसे छिन जाएगी, है ना। इसलिए वो हमेशा कहीं ना कहीं डरा रहता है। वो शोषण ही इसलिए करता है ताकि उन निम्न लोगों को दबा कर रखे। निम्न लोग का यहाँ पर तात्पर्य क्या है, जो श्रमिक वर्ग और मजदूर वर्ग होता है, जो मेहनत कर कर काम कमाते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो आप अगर उनको दबाव डालकर कोई काम कराओगे तो वो कर देंगे, ठीक है, लेकिन उनका शोषण होता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो इस शोषण के विरुद्ध आवाज भी उठाते हैं। उसी की डर उनके अंदर बना रहता है। किनके अंदर, जो पूंजीपति लोग। शोषण के बल पर संपन्न तथा सुरक्षित बनने वाला वर्ग शोषित लोगों के विप्लव की आशंका से भयभीत रहता है। यानी कि जो लोग शोषित हैं वो लोग जो है बदलाव के लिए आवाज उठाएंगे, क्रांति करेंगे, इस चीज से वो डरे रहते हैं। विनाश तथा क्रांति की संभावना के कारण वह कांपने लगता है। उसे पता है कि उसका अस्तित्व शोषण पर आधारित है। उसकी अट्टालिकाएं कमजोर वर्गों की मेहनत का परिणाम, यानी कि उन्होंने जो अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और महल जो खड़े कर रखे हैं, ये किसका विनाश करके, किसका शोषण करके है, ये इन्हीं श्रमिकों और मजदूरों का शोषण करके उन्होंने बनाई। इसीलिए ऐसे लोगों को यह त्रास की स्थिति में ला देता है। त्रास यानी कि दुख की स्थिति में ला देता है। यह सुरक्षित तथा संपन्न वर्ग महल यानी अट्टालिकाओं के भीतर आतंक के साथ अपने दिन व्यतीत करते हैं। यानी कि सब कुछ होते हुए भी वो कहीं ना कहीं अंदर से डरे रहते हैं कि कहीं हमसे ये सब कुछ छीन ना जाए। बादल राग कविता में कवि ने अट्टालिका को आतंक भवन क्यों कहा है, क्योंकि वहां पर वो लोग रहते हैं जो आतंक करके, शोषण करके, ये जो मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनसे पैसे कमाते, इसीलिए उनको आतंक भवन के रूप में कहा गया है। बादल राग कविता में कवि निराला ने लिखा है, अट्टालिका नहीं, ये रही आतंक भवन, क्योंकि समाज का प्रभुत्वशाली पूंजीवादी वर्ग इन महलों में रहता है। महलों में निवास करने वाला यह वर्ग हमेशा क्रांति के भय से शंकित रहता है। उसका भय, उसकी आशंका इस महल को महल, अट्टालिका नहीं रहने देते। यानी कि चूंकि वो खुद आतंकित है, डरा हुआ है ना, तो क्या है, वो जिस घर में रह रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आतंक भवन हो जाएंगे, बल्कि आतंक भवन बना देते हैं। इस वर्ग का अस्तित्व शोषण
तथा दमन में नहीं थे। इसीलिए जब शोषक वर्ग क्रांति की बात सुनता है तो उसके अंदर आतंक भर जाता है। जैसे ही इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को ये लगता है कि अरे अब ये लोग आतंक करेंगे, आतंक मतलब विद्रोह का मतलब होता है जैसे स्ट्राइक कर दी, हमें काम नहीं करना, आप हमारी मांगे पूरी करिए, तो ये सारी चीजों से ये लोग डरे ही रहते। क्रांति की गर्जना का शोषक वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ता है? उनका मुख ढापना किस मानसिकता का द्योतक है? बादल राग कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। अब क्या है, क्रांति की गर्जना होती है जब 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 जो शोषित वर्ग है यानी कि मजदूर और श्रमिक वर्ग है, जब ये बहुत ही ज्यादा शोषित हो चुके होते हैं, इनकी बर्दाश्त की लिमिट खत्म हो जाती है, तब ये लोग क्रांति कर देते हैं। अब क्रांति करने के बाद क्या होता है, जो लोग शोषक है यानी कि पूंजीपति लोग हैं, ये क्या होते हैं, डर जाते हैं, डर से अपने घरों में छिप जाते हैं, अपने अपने घरों में अपने मुंह को ढांप लेते हैं, कानों को बंद कर लेते हैं ताकि ये आवाज इनको सुनाई ना दे, क्योंकि ये बदलाव, ये क्रांति उनका सब कुछ छीनने की कुवत रखती है। क्रांति की गर्जना से शोषक वर्ग, जो पूंजीवती वर्ग, भयभीत हो उठता है। जिन मजदूरों का लहू चूस उसने अपनी अथाह संपत्ति जोड़ी है, इस क्रांति से उसे अपने अधीर संपत्ति छीनने का भय बन सताने लगता है। उन्हें लगता है कि ये सारी चीजें उनसे छिन जाएंगी। मुंह ढापना उस भयभीत मानसिकता का द्योतक है, यानी कि उनके डरे होने का एक प्रतीक के रूप में कवि ने यहाँ इस्तेमाल किया है। वह ऊंची इमारतों में रहकर ही डरा हुआ रहता है, ऊंची ऊंची इमारतों में है, लेकिन तब भी क्या है, डरा हुआ सा रहता है। प्रश्न संख्या 13 है, क्या दिया गया है, बादलों के आगमन से प्रकृति में होने वाले किन किन परिवर्तनों को बादल राग कविता में रेखांकित किया गया। अब देखिए, जब बादल आते हैं तो वो बरसते हैं, बरसने के कारण प्रकृति में क्या बदलाव होता है और इन बदलावों को किस तरीके से बताया गया है, ये आपको बताना है। पूरी कविता में किस तरीके से बताया गया है। बादलों के आगमन से गर्मी में तपी झुलसी धरती नया जीवन एवं रूप ग्रहण करती, बात सही है। वर्षा ऋतु में बादल आते हैं, वर्षा ऋतु से पहले कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है। ग्रीष्म ऋतु से पूरी धरती, सारे पेड़ पौधे, सभी प्राणी बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके होते हैं। तो क्या होते हैं, जब बादल बरसते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। गर्मी के कारण अकाल की चिंता से व्याकुल किसानों को राहत मिलती है। अब क्या होता है, अब किसान जिन्हें बादलों का सबसे ज्यादा इंतजार होता है, क्यों होता है, क्योंकि उनकी खेती उन्हीं बादलों पर डिपेंड है, तो जैसे ही बादल आते हैं उन्हें भी राहत मिलती है। धरती के भीतर सोए अंकुर नवजीवन की आशा से सिर ऊंचा कर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अब वो छोटे छोटे बीज जो धरती के अंदर दबे हुए थे और सिर्फ पानी की बूंद का इंतजार कर रहे थे, वो बादलों को देखकर बहुत खुश होते हैं कि अब हमें वो पानी मिलेगा और हमारे अंदर से अंकुर फूटेगा और हम एक पौधे का रूप ग्रहण करेंगे। बादल राग कविता में कवि निराला की किस क्रांतिकारी विचारधारा का पता चलता है। अब देखिए, अब अगर हम इस पूरी कविता को पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये समाज में हो रहे शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने के लिए पूरी तरीके से तत्पर है। किसी के साथ भी गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, ये चीज उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती, तो वो एक कवि हैं तो अपनी कविता के माध्यम से ये इस चीज का विरोध दर्ज करते हैं। बादल राग कविता में कवि की क्रांतिकारी विचारधारा का ज्ञान होता है। वह समाज में व्याप्त पूंजीवाद का घोर विरोध करता हुआ दलित शोषित वर्ग के कल्याण की कामना करता हुआ उन्हें समाज में उचित स्थान दिलाना चाहता है। कवि ने बादलों की गर्जना, बिजली की कड़क को जन क्रांति का रूप बताया। अब बादलों, जब बारिश होती है तो जो जो चीजें हो रही हैं उन्होंने उसे जन क्रांति के रूप में भी बताया है ना। इस जन क्रांति में धनी वर्ग का पतन होता है, छोटे वर्ग यानी कि मजदूर, गरीब, शोषित आदि उन्नति करते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी क्रांति होती है तो पूंजीपतियों का ह्रास होता है और ये सभी जो है उन्नति, छोटे वर्ग जो है वो उन्नति प्राप्त करते। क्रांति की गर्जना पर कौन लोग हंसते हैं, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर कौन है। अब आपको बताना है कौन लोग हंसते हैं। ठीक है, वो लोग हंसते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, तो उन्हें लगता है कि क्रांति होगी तो हमारे पास तो कुछ है ही नहीं खोने के लिए,
है कि नहीं खोने के लिए, यानी कि अगर क्रांति हुई है तो हमें हर हाल में फायदा ही होगा, है ना। क्रांति की गर्जना से निम्न वर्ग के लोग हंसते हैं, यानी निम्न वर्ग के लोग मतलब जो श्रमिक हैं, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, क्योंकि इस क्रांति से उन्हें कोई नुकसान होता ही नहीं, क्योंकि उन्होंने कोई चीज अर्जित ही नहीं करी है जो उनको नुकसान होगा। अभी तो उनका शोषण समाप्त हो जाएगा, क्रांति होगी तो क्या होगा, उनका शोषण समाप्त हो जाता है, उन्हें उनका खोया अधिकार मिल जाता है। गगन स्पर्धी स्पर्धाधीर वे पूंजीपति लोग हैं जो अत्यधिक धन कमाना चाहते, वे संसार के अमीरों में अपना नाम दर्ज कराने के लिए होड़ में लगे हुए। गगन क्या है, मतलब एक कंपटीशन चल रहा है, ठीक है। कंपटीशन क्या चल रहा है, मेरे को मैं ज्यादा पैसा कमाऊं, वो ज्यादा, अरे उसने इतना कमा लिया मैं और ज्यादा कमाऊं, तो वो एक कंपटीशन चल रहा है एक दूसरे से आगे निकलने के लिए, और ये कंपटीशन कौन करते हैं, पूंजीपति लोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारा जो कविता बादल राग, उनके कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न आपको कराए। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते हैं। तो कुछ इसी तरीके से क्वेश्चंस की आप प्रिपरेशन कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाए। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कोई भी चीज है, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। साथ ही साथ आपको चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।